फिल्म इंडस्ट्री एआई जो है बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री के लिए वरदान है ऐसा। कोर्स वरदान है। जैसे कैसे मतलब जैसे कि अगर आप उसको यूज करना चाहते हो, उसको बहुत सारे यूजेज हैं। बन गया आज की जनरेशन में कि गाली देना मतलब स्कूल। पहले क्या है, जब ओटीटी नया नया आया था ना इंडिया में, तो मतलब गाली मतलब ओटीटी। कोई मुंबई आया किसी को डायरेक्शन करना है, डायरेक्शन में जाना है, बट अब उसको सिनेमा में कहीं मिल नहीं गई। मतलब बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्टर बनने के लिए ईडी बनना इज द वर्स्ट रूट। वापस से आपको अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करनी, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? और जब मैं असिस्टेंट की जॉब लेने में नाकामयाब रहा, बिकॉज इस बात से आप कितना सहमत हो कि मतलब क्या प्रेशर आया सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस में? बनने के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेंडर भाई पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं वो जिन्होंने ना कि सिर्फ वेब सीरीज, फिल्में, वर्टिकल और ना जाने कितने सारे काम कर रखे हैं, वो हमारे इस इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल से काम कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं राजीव सर का, जो कि एक डायरेक्टर हैं। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अमर जी, अच्छा लगा। बातचीत स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को तो अपनी बारे में बताइए। मेरा नाम राजीव मेहंदी बता रहा है और मैं लगभग 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ। और पहले मैंने जर्नी स्टार्ट की थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर, देन 2009 से डायरेक्टिंग टीवी सीरियल्स, टीवी शोज और वर्टिकल्स, फिल्म्स। मोस्टली आई राइट एंड डायरेक्ट, जो लिखता हूँ वही डायरेक्ट करता हूँ एज। चलिए, मतलब जितने भी आपने प्रोजेक्ट अक्सर बनाए सब आपने राइटिंग भी खुद से करी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना है कि एक डायरेक्टर एक अलग काम करता है और एक राइटर डायरेक्टर एक अलग काम करता है। क्योंकि डायरेक्टर को मिलती है स्क्रिप्ट और उसको उसको क्रिएट करना, जो लिखा है उसको पर्दे पे लेके आना। लेकिन एज अ राइटर आप जीरो से स्टार्ट, तो वो जो जॉब है उसको हाँ ऑलवेज, ऐसा नहीं कि मैं राइटर डायरेक्टर हूँ इसलिए, बट वैसे भी जो मेरी विजन थी जब मैं छोटा भी था, तो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू पीपल हु आर राइटिंग एंड देन डायरेक्टिंग। तो क्या होता है, आप जीरो थॉट से स्टार्ट करते हो, थॉट से लेकर रिलीज, वो एक बहुत ही लार्जर कैनवस का काम होता है। दैट इज व्हाट आई लाइक। कभी कभी बिना लिखे हुए डायरेक्ट करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट द वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। मतलब मेरे लिए कंफर्ट तभी है जब मैंने लिखा हो और डायरेक्ट। तो सबसे पहला सा आपसे सवाल रहेगा कि फिल्म या प्रोजेक्ट हिट होने के बाद सब क्रेडिट डायरेक्टर को मिलता है, बट फ्लॉप होने पर सब ब्लेम भी डायरेक्टर का होता है क्या? मतलब इसका कोई स्ट्रेट जवाब नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही, ये एक्चुअली तब की बात है जब डायरेक्टर होल एंड सोल हुआ करता था। अभी क्या है कि डायरेक्टर के काम को बांट दिया गया स्टूडियो सिस्टम में। तो बहुत सारे लोग हैं जो हिट होने पे भी क्रेडिट लेते हैं और फ्लॉप होने पे भी क्रेडिट लेते हैं। बट एज ए कैप्टन ऑफ द शिप, अगर आप बोलोगे कन्वेंशनली तो डायरेक्टर का आना ही चाहिए फ्लॉप हो जाए, लेकिन मैं इसको इतना सीधे वे में आंसर नहीं कर सकता। उसका जवाब यही है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो पहले से जिसमें स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स ना हो, या देयर आर मेनी पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स की थॉट से प्रोजेक्ट स्टार्टिंग ही होती है। थॉट किसी और की होती है, उसको बैकिंग किसी और की मिलती है, फिर वो माउंट होता है प्रोजेक्ट, फिर डायरेक्टर एक स्टेज पे आता है। अब वो वैलिड नहीं है। आजकल की मॉडर्न फ़िल्म मेकिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्टर के ऊपर ब्लेम देना इज़ नॉट राइट, और सारा प्रेज़ देना भी इज़ नॉट राइट। आज की डेट में इट इज़ अप टू 4-5 की पीपल्स ऑफ पॉपुलर, जैसे क्रिएटर्स हो गए। आपने ब्रेकिंग बैड देखा होगा, तो उसमें सबसे पहले क्रिएटेड बाय का नाम आता है, उनके जो क्रिएटर। तो ये अब हमें फ़ॉरेन से एक नया टर्म मिला है, क्रिएटर। और मुझे ऐसा लगता है बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट है एज़ अ क्रिएटर, बिकॉज़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ डायरेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो कि बड़ी सीरीज में क्या हो रहा है या बड़ी फिल्म्स में भी क्रिएटर माउंट कर देते हैं राइटर के साथ में, तो देन द डायरेक्टर कम्स और वो एग्जीक्यूट करता है। तो इस प्रोसेस में सारा क्लेम डायरेक्टर की तरफ डालना जस्टिफाइड भी नहीं। जैसे भी एक एग्जांपल अपना रोहित शेट्टी की पिक्चर को लेते हैं, तो जैसे आप पिक्चर एंड होने के बाद में देखते होंगे कि रोहित शेट्टी एंड थी। तो मतलब ये कहीं न कहीं एक ऐसा होता है ना कि जो उसके पीछे के जितने भी लोग जो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो छोटे स्पॉट बॉय से लेके एक बड़े टेक्नीशियंस हों, तो मतलब उनको थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस मिलता है यार, एक लगता है कि नहीं मतलब कहीं न कहीं एंड टीम में हम हैं, राइट? तो ये थोड़ा मतलब एक पॉजिटिव है अपना एक रिस्पॉन्स।
जैसे कि देखो आप अगर पुरानी फ़िल्मों के रोल्स उठाओगे, एंड रोल्स, उसमें 50-60 नाम होते थे। आज की डेट में उठाओ, कभी सिनेमा हॉल में बाद में नाम देखें, 500 600 अप्रॉक्स। 500-600 लोगों के नाम होते हैं। तो आजकल क्या हो गया, थोड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया है। मतलब ऐसा ही होना भी चाहिए था पहले से, बट हम इवॉल्व होते-होते यहाँ तक आए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि अब डायरेक्टर्स को उतना स्क्रूटी नहीं दें। मतलब आज की डेट में असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। लेकिन जिस टाइम पे हम असिस्टेंट थे तो मतलब हम डायरेक्टर के पास नहीं जा सकते थे। हमने पूरा खाना डायरेक्शन पेटी के ऊपर बैठ के खाया है, चेयर भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज की डेट में मेरे खुद के असिस्टेंट्स मेरे साथ में खाना खाते हैं, मेरी प्लेट में से ले लेते हैं खाना, एंड आई एम कूल अबाउट इट। मतलब अभी चेंज हो गया, मतलब पूरा डायनामिक चेंज हो गया। तो मतलब ये न्यू जनरेशन की वजह से हो रहा है या फिर मतलब क्या रीज़न? हाँ, मतलब वो क्लीशेज़ चले गए हैं, मतलब कि पहले डायरेक्टर है तो उससे कोई बात नहीं कर सकता, एचओडीज़ हैं तो उनके पास कोई भटकना नहीं था। अब ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में। मतलब ये रिस्पेक्ट। तो देखो, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मतलब इसमें कोई फ़िल्म इंडस्ट्री का रोल नहीं है। आप हर जगह देखोगे, आप कॉर्पोरेट में काम करो, कॉर्पोरेट में फर्स्ट नेम पे काम होता है। अगर आपसे 3 प्रोसेस ऊपर भी आपका बॉस है, तो आप उसको नाम लेके बुलाते हो, व्हिच इज़ नॉट कंसिडर्ड रूड। तो जैसे-जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को एक्सपोज़र मिला, वैसे-वैसे पता लगा कि ये जो पुरानी धारणा थी, वो थोड़ी धीरे-धीरे टूट रही है। ऑल्दो रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे खुद के असिस्टेंट रिस्पेक्ट तो देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ में बैठ के खा नहीं सकते। हर तरह की बातें भी शेयर करते हैं, मील भी शेयर करते हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। पहले मतलब हमारी हिम्मत भी नहीं थी कि डायरेक्टर के पास हम फटक भी जाएँ ट्रैक पे। अगर कुछ पूछना भी हो तो दूर से पूछते थे, "सर, कहना है, नहीं आए?" अब वो सिस्टम चला गया। मतलब कोई ऐसा किस्सा जो आपके ज़हन में हो कि जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ? सो पहला ही डे था मेरा इंडस्ट्री में, बालाजी टेलीफ़िल्म्स का एक सीरियल था, तो मुझे लगा कि सबकी ब्रेक हो गई है, तो सबकी ब्रेक हो गई है। तो मुझे पता नहीं था, मैं दिल्ली से नया-नया असिस्टेंट आया था, तो अ, मैं भी पहुँच गया जहाँ पे डायरेक्टर थे, वहाँ पे मैंने प्लेट उठा ली और स्पॉट बॉय ने मेरा हाथ पकड़ लिया सीधा, आपका खाना वहाँ लगा है। इंडस्ट्री में आके मुझे पता लगा कि खाना भी अलग होता है। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि खाने भी अलग-अलग होते हैं, एचओडीज़ के खाने अलग होते हैं। एडीज़ के खाने अलग हैं, फिर जो एकदम ही क्रू है, स्पॉट बॉय वगैरह उनके अलग हैं। तो धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है, एंड अब जब मैं अदर साइड ऑफ द टेबल पे आया हूँ, जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि ऐसा व्यवहार अब इंडस्ट्री में नहीं किया जाता और इसको मैं एप्रिशिएट करता हूँ। अब सबको बिस्लेरी मिलती है, सबके खाने बराबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। इक्वालिटी आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ज इंडस्ट्री में। तो सर आपसे दूसरा सवाल है, इस सेट पे फाइनल अथॉरिटी जो डायरेक्टर की होती है या प्रोड्यूसर की होती है? सी जे मतलब ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि एक प्रोड्यूसर जब तक अपने ऑफिस में है और वो एक शो को या एक सीरीज़ को या एक फ़िल्म को माउंट कर रहा है, ही हैज़ ऑल द राइट इन द वर्ल्ड कि वो डायरेक्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, प्रिपरेशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो शूट से 1 दिन पहले भी क्यों ना। लेकिन जैसे ही इट हिट्स द फ्लोर, एक ही कैप्टन होना चाहिए शिप का, अदरवाइज़ वो डगमगा जाती है। और समझ लीजिए फुटबॉल का मैच चल रहा है और सीटी 2 रेफरी के पास है और दोनों ने बजा दी। दे आर कन्फ्यूज़ हो गए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दे रहा हूँ, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, सुनना किसका है? सिटी एक के होनी चाहिए, कमांड किसी एक के पास होना चाहिए। तो जब तक वो दहलीज़ ऑफ़िस की है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स रिस्पेक्ट नहीं करते प्रोड्यूसर्स को। रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है कि एक्चुअली क्या रिलेशन। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स तो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे में क्या प्रोड्यूसर हो, क्या ही डायरेक्टर। लेकिन मैं कन्वेंशनली बता रहा हूँ कि ऑन सेट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कमांड सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदे के हाथ में हो, तो क्रू के लिए अच्छा है। प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा है। कन्फ्यूजन नहीं है। सबको पता है कि कौन सँभाल रहा है काम, किसको देखना है, किससे सवाल पूछना है और किससे जवाब आएगा। सर हमारा अगला सवाल आपसे है, आज के टाइम में ग्रेट डायरेक्टर बनना डिफिकल्ट है या रेलेवेंट है? सी पहली बात तो मेरा इसमें थोड़ा-सा अलग टेक है। मुझे लगता है ग्रेटनेस का ज़माना ही जा चुका है। अब हम एक ऐसे फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं एज़ अ सोसाइटी, जहाँ पे ग्रेड्स खत्म हो जाएँगे। अब आप देखिए, आज की डेट में आप स्टार्स तो बहुत सारे हैं, सुपरस्टार कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन आज से 15 साल पहले तब सुपरस्टार्स थे। शाहरुख, सलमान, आमिर को हम सुपरस्टार बोलते थे। उससे पहले अमिताभ बच्चन, मतलब डिफाइन था। आज की डेट में सब स्टार्स हैं। दे आर गुड एक्टर्स, कंसिस्टेंट एक्टर्स, लेकिन सुपरस्टार्स नहीं।
वैसे ही क्रिकेट में भी हो रहा है। आप T20 टीम को देखिए, वनडे में तो फिर भी ये कोहली और विराट अभी भी ये सब रोहित खेल रहे हैं, तो दीज आर स्टार्स। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वो स्टारडम खत्म होते गया। अब बात आ गई है आप कितने रेलेवेंट हो। तो मेरा जो जवाब है ये है कि आप कितने रेलेवेंट हो, कितने डिपेंडेबल भी हो और कितना कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ। आज की डेट में बहुत बड़े-बड़े डायरेक्टर्स हैं, नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स, वो यूट्यूबर्स बन गए। नॉर्मल टीवी स्टार्स के घरों में जाके ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप अप्रोचेबल हो गए। बिल्कुल। आपका एक ऐसा ऑरा नहीं रहा कि आपको कोई टच नहीं कर सकता। टच इन द सेंस आपसे बात नहीं कर सकता। अब सोसाइटी ओपन अप हो गई है और उसी सोसाइटी का हिस्सा फ़िल्म इंडस्ट्री है। तो सुपरस्टारडम नाम की चीज़ मुझे ऐसा लगता है अगर अभी है भी, तो धीरे-धीरे हर फ़ील्ड में से वो खत्म हो जाएगी। वी ऑल रीजन रीज़न यही है कि हम अब क्या हो रहा है कि सी रीज़न इसका थोड़ा गहरा है। 2 मिनट लगेंगे समझाने। हाँ बिल्कुल। सोसाइटी जो है ना, अब सेल्फ सेंटर्ड होती जा रही है। आज की डेट में अगर एक लड़का अपनी रील बनाता है या लड़की अपनी रील बनाती है, तो उसके लिए शाम को ये चेक करना कि उसपे व्यूज़ कितने हैं, कमेंट कितने हैं, इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा गेम है सारा इम्पोर्टेंस का। स्टार्स कौन होते हैं? जिनको हम अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तभी वो स्टार बनते हैं। कि यार ये मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए ये मेरा स्टार है। अब वो खत्म हो गया है। अब ना हर कोई स्टार है, अगर ध्यान से देखा जाए। मैंने रील की बात इसलिए की है कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जो नई जनरेशन आ रही है, दे आर टू बिज़ी इन देमसेल्व्स। आज के डेट पे हर कोई इन्फ्लुएंसर है। सबने एक जैसे कपड़े पहने, सब कितना महँगा फ़ोन खरीद लोगे आज की डेट में? 1.5 लाख सुपरस्टार्स के पास भी 2 ही लाख का फ़ोन है, बिल्कुल। सब्जी वाले के पास भी 2 लाख का फ़ोन है। तो जैसे-जैसे कैपिटलिज़्म बढ़ रहा है ना कंट्री में, वैसे-वैसे ये जो स्टारडम है, ये खत्म हो रहा है, एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई। पहले हम यश चोपड़ा जी की फ़िल्मों में देखते थे, स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग होती थी, राइट? अब नहीं देखते। होती है? अब बाहर आप देखते हो? रोमांटिक गाने, शिफॉन नहीं। की साड़ी, नहीं दिखती है। क्योंकि अब ना नॉर्मल लोग उनसे अच्छा पहन रहे हैं। बिल्कुल। तो किसको लुक अप करोगे आप? स्टार तो वो होता है जो आपसे अच्छा है। बिल्कुल। अब सब अच्छे हैं। हाँ, अब सब अच्छे हैं। देखो जिसको देखो स्मार्ट है, जिसको देखो जिम जाता है, किसी की टी-शर्ट ऊपर तो अंदर सिक्स पैक निकलेगी। तो कैसे आप एप्रिशिएट करोगे स्टार की सिक्स पैक? धीरे-धीरे सोसाइटी ही इतनी अपवर्ड जा रही है कि वो जो गैप था, स्टार्स कौन होते थे? पूरे मोटी-मोटी तोन लेके जब फ़िल्म सिनेमा में लोग घुसते थे ना, तो वो स्टार्स को देख के यार मुझे ऐसा बनना है। अब ना आधी जनता वैसा बन चुकी है एंड ट्रस्ट मी आज समझ लो 2035 के आस-पास पूरा चेंज आ जाएगा। मतलब ये स्टारडम एक्सटिंक्ट वर्ड ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एवरीवन इज़ अ स्टार इन देयर ओन राइट्स। सब स्टार्स। मतलब सब अपने आप में बेसिकली आज के डेट में देखा जाए तो हर कोई इन्फ्लुएंसर है। हर कोई अपना कंटेंट बनाना चाह रहा है। और उनका ज़्यादा चल रहा है फ़िल्मों से। तो सर हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के डेट पे जैसे कहते हैं ना कि डायरेक्टर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कौन से कास्ट को फाइनल करे, किसको इन करे, किसको आउट करे, राइट? तो मतलब एक एज़ अ कंटेंट क्रिएटर या एज़ अ एक्टर एक्ट्रेस अगर किसी को अप्रोच करना है एक बड़ी पिक्चर के लिए, तो मतलब ये अथॉरिटी किसकी होगी कि वो उसको लेगा या नहीं लेगा? देखो हमारे इसका ना कोई एक आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है। मैं जिस लेंस से देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पहली बात, इसको मैं थोड़ा पीछे रिवाइंड करके स्टार्ट करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे 15 मिनट रील स्क्रॉल करते हो ना और अगर आपका फीड अच्छा है, मतलब आपका एल्गोरिदम ठीक है, तो आप उस 15 मिनट में ज़्यादा एंटरटेन होगे बजाय वेब सीरीज़ देखने के। ये मेरा मानना है पर्सनल। जी। ऐसे-ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो 30-30 सेकंड में आपको रुला के चले जाएँगे, हँसा के भी चले जाएँगे। हर तरह के कंटेंट बन रहे हैं। मैं पहले बात शुरू कर रहा हूँ कि ये लोग कंटेंट जो बना रहे हैं, पहली बात तो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस नहीं है। इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी मिलियन के फॉलोअर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको बड़ा
लुक डाउन करके देखते हैं, खास करके एक्टर्स। मैं तो सच बात बोलूँ, बहुत सारे एक्टर मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं सर ये क्या हो रहा है, हम तो एक्टर हैं, हमारे रोल मिलियन फॉलोअर वाले लेके चले जाते हैं। तो मेरा जवाब ये नहीं होता कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये आज की सच्चाई है। अगर मैं एक्टर होता तो मैं ना क्रिप नहीं करता, मैं अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए और सोशल मीडिया पे एक्टिव होता। ये तो क्योंकि देखो, वो भी तो कुछ करके ही आगे बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल। पूरी दुनिया ने टिकटॉक तो बैन हो गया, टिकटॉक स्टार्स का बहुत मजाक उड़ाया था, बट मैं तो आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट देखता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स को। और ऐसा नहीं है कि हम फॉलोअर्स देख के कास्टिंग करते हैं, ऑल्दो ये डिक्टेट्स होते हैं कि जिसके फॉलोअर हैं उसको कास्ट करो, बट एंड ऑफ द डे यू मेक गुड एक्टर्स। और उसके डिसीजन कभी होल सोल कास्टिंग टीम लेती है, कभी डायरेक्टर्स लेते हैं, इट डिपेंड्स, बहुत सारे अलग अलग उस पे होता है। लेकिन मैं जब काम करता हूँ तो मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि मेरे तक 3 बेस्ट ऑप्शंस पहुंचे, चाहे वो किसी भी रूट से पहुंचे, थ्रू कास्टिंग टीम पहुंचे, थ्रू प्रोड्यूसर पहुंचे, लेकिन जो फाइनल कॉल वो मेरे हाथ में रहेगी। तो मुझे अपना ये देखना है, उनका कंफर्ट लेवल देखना है एक्टर के साथ। उस वक्त पे मैं फॉलोअर्स नहीं देखता, उस वक्त पे मैं देखता हूँ कौन सबसे इजी टू वर्क विद है, किसकी वाइब्स पॉजिटिव हैं, कोई, क्योंकि इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट। एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन आप उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, तो क्या क्रिएट कर रहे हो? मतलब गिव एंड टेक चलता है सेट पे, ना कि कोलैबोरेशन ही तो है। तो अब वो चाहे कंटेंट क्रिएटर की हो, चाहे वो एक्टर की हो, मैं इसमें डिफरेंशिएट नहीं करता। मेरे लिए एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर इज एज गुड एज अ अच्छा एक्टर। अगर वो अपने आर्ट में अच्छा है कि वो कंटेंट क्रिएट कर भी पा रहा है और एक्टिंग भी कर पा रहा है, ये तो प्लस ही हुआ ना उसका। प्लस मैं ये भी बोलना चाहता हूँ सारे के सारे एक्टर्स को कि भैया क्रिप करना छोड़ दो, कंटेंट बनाना शुरू करो। वरना पीछे रह जाओगे, पॉइंट ये है। तो इससे रिलेटेड से मेरा एक सवाल है कि जैसे बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे आपके साथ, जैसे आपने इतने सारे काम किए, तो जिसने आपकी कोई लास्ट पिक्चर करी या कोई सीरीज करा हो कि भैया तुमने ये काम करा है लास्ट में, एक साथ देखो ना ये वाले रोल में मुझे फिट कर लो। कहता था कि टैलेंट की बजाय कभी ऐसा आपके साथ में कुछ हादसा हुआ है या कुछ ऐसी वाकया की नेटवर्किंग वहाँ पे काम आई है? तो ऐसा तो होता ही है, एक ही एक्टर के साथ में 8-8 सीरीज़ कर चुका हूँ। लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरे को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इसलिए उनके साथ एक कम्फर्ट है एंड दे आर गुड एक्टर्स। रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक ही चैनल के लिए आप बार-बार सेम एक्टर रिपीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एज़ अ डायरेक्टर 3 अलग चैनल्स के लिए काम कर रहा हूँ, कोई फ़िल्म बना रहा हूँ, तो मैं तो अपने मेरे जो वो एक्टर्स हैं जो अच्छे भी हैं और जिनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो अंडरस्टैंडिंग ही सिनेमा क्रिएट कर पाती है। मैंने मैंने नाम नहीं लूँगा, मैंने खुद ऐसे मतलब काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया, इनका कम्युनिकेशन बैरियर है। हम उनसे बात नहीं कर सकते, दे आर टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। उनको लगता है कि मतलब सूरज वहीं से उग रहा है जिस दिशा में वो देख रहे हैं। तो मेरे को ना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कम्फर्ट। एक्टर उनमें चल जाएगा, लेकिन उसकी वाइब, मेहनत करने की क्षमता और एक कम्फर्ट लेवल, वो बीच चाहिए। तो मैं तो उस बेस पे देखता हूँ। इसीलिए मैं सारे एक्टर्स रिपीट करता हूँ। मेरे साथ तो इतने एक्टर्स हैं कि वो रिपीट पे रिपीट होते रहते हैं एंड वी ऑल लव भाई सर वर्किंग। मतलब जब हम कोई भी एक एक्टर को अगर हम काफी सारे रोल्स में अगर हम रिपीट करते हैं तो कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आता होगा कि कहते हैं ना एक एक्टर हर तरह का रोल नहीं कर सकता। करेक्ट। तो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम? ये ऑफ लेट मैंने देखा है कि ऐसा नहीं कि वो रोल नहीं कर सकते। कभी-कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तो ओवर यूज़ कर दिया कई एक्टर्स को, उनके साथ काम कर के। तो मन में वो एक रियलाइज़ेशन होती है कि यार नाउ वी शुड लुक फॉर अनदर फेज। अनदर फेज़, कोई जो अपना लेके आए। एंड वो ग्रेजुअली होता भी है। हर साल मेरे साथ 3 से 4 एक्टर ऐसे जुड़ जाते हैं, जो फिर अगले काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जुड़े रहते हैं। बट वो ना कहते हैं ना फ्यू एंड फार बिटवीन, वैसा वाला केस है। तो मैंने देखा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आई एम अ डायरेक्टर जो एक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। मतलब मैं लेंस, आई एम नॉट अ व्यू फाइंडर डायरेक्टर, मेरे को पता भी नहीं होता क्या लेंस लगा हुआ है फ्रैंकली। मतलब आज तक मुझे नहीं पता कि कौन-सा लेंस कहाँ लगता है, क्या होता है, मुझे लेंस नहीं पता। मुझे सिर्फ़ मुझे आर्टिस्ट पता है, मुझे राइटिंग पता है, मैं मतलब उस बेस पे डायरेक्शन करता हूँ अपनी। तो मेरे लिए एक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तो सुनता रहता हूँ हर वक़्त कि बढ़िया एक्टर भी हो और बढ़िया इंसान भी हो और पॉज़िटिव हो, ताकि एक लॉन्ग एसोसिएशन हो। तो सर जैसे आज की डेट पे क्या होता है ना, एज अ ऑडियंस अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं ना,
तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, बट आज के डेट की होती है यार, बस बनाने के लिए इन्होंने बना डाला, मज़ा नहीं है लाइफ वाइज ऐसा। तो कहीं न कहीं ये समझे हम कि आज के डेट में जो फ़िल्म मेकिंग है वो एक बिज़नेस बन गया है, ना कि आर्ट। इस बात से आप कितना सहमत? देखो, अगर आपको किसी ने बोला है कि फ़िल्म मेकिंग आर्ट है, तो वो झूठ बोल रहा है। फ़िल्म मेकिंग शुरू से बिज़नेस ही तो है। बिल्कुल। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो कमर्शियली रिलीज़ भी तो हो रही है। अगर किसी भी नज़रिए से देखो, वो बिज़नेस ही है। सालों पहले हम बोलते थे आर्ट हाउस सिनेमा बन रहा है, रिलीज़ तो होता था। जी। मतलब कहने का मेरा मकसद ये है, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि एवरीथिंग वो कहते हैं ना शो बिज़नेस है वो, एंड ऑफ द डे। आर्ट है, आपको मीनिंगफुल कहानियाँ बनानी, लेकिन मैं जिस लेंस से देखता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी फ़िल्म, कोई भी सीरीज़, कोई भी शो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट मेकिंग होना चाहिए। उसी में ये पूरे इस इंडस्ट्री का फ़ायदा भी है और वही गोल भी होना चाहिए। आर्ट के लिए कौन फ़िल्म बनाता है? मतलब कौन यहाँ पे फ़िल्म बना रहा है कि मेरे को पैसे बर्बाद कर देने हैं और एक बढ़िया कहानी देखनी है। बढ़िया कहानी भी कमानी चाहिए, बिल्कुल। उसके एवेन्यूज़ ढूँढने पड़ेंगे। आज हम थोड़ी-सी सीरियस कहानी बना रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या है? क्या हम उस फ़िल्म को फेस्टिवल में लेके जाएँगे, एक बज़ जनरेट करेंगे, फिर वहाँ से इधर सेल कर देंगे। लेकिन एंड में अगर प्रोड्यूसर ₹100 लगा रहा है, चाहे वो कमर्शियल कहानी हो, चाहे आर्ट कहानी हो, 100 से ऊपर ही रिटर्न आना चाहिए और मेरा वही गोल रहता है। मैंने कभी प्रोड्यूस नहीं किया, आई ऑलवेज़ शाय अवे फ्रॉम प्रोड्यूसिंग। लेकिन एज़ अ डायरेक्टर मेरे को कोई भी वो प्रोजेक्ट जो दिख रहा हो कि ये लॉस मेकिंग दिशा में जा रहा है, मैं उसका पार्ट होना पसंद ही नहीं करता क्योंकि मेरे को ये जो लॉस की दुनिया है ना, समझ ना गया। समझ भी नहीं आती और पसंद भी नहीं है। बिल्कुल, अगर प्रोड्यूसर अगर अपना पैसा लगा रहा है, अगर हम उसको वो उनकी वो कहते हैं ना कि उसका कमर्शियल अगर हम एटलीस्ट वापस भी नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रोड्यूसर फिर रहेंगे नहीं, फिर वो कभी दूसरा प्रोजेक्ट बनाने का सोचेंगे भी नहीं। तो फिर ऐसा है कि कैसे कंटिन्यू करेंगे हम इस चीज़ में? हाँ, और मतलब आप जो भी एडिटिंग करनी है, कहानी की एडिटिंग हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग ना पेपर एडिट नहीं करते, स्क्रिप्ट पे एडिटिंग नहीं करते, प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करते। फ़िल्म आई, प्रोड्यूसर ने दिए 20 करोड़, चल भैया, चल लगने साथ में चालू हो। हाँ, तो वो जो ऐसी है इंडस्ट्री, बहुत सारी है, बहुत होगी। क्या नाम लूँ, हर तरह के लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अ, इट शुड बी प्रॉफिट, इट्स अ बिज़नेस। इसका आंसर जो आपने पूछा था, इट्स अ बिज़नेस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड स्टोरीज़ एंड आर्ट, बट एंड ऑफ द डे कुछ पैसा जा रहा है, तो कुछ आना भी चाहिए। ये मेरा मतलब जेन्युइन मान। तो सर जैसे कि आप ऑलरेडी आपने बताया कि आप 20 साल से इंडस्ट्री में हो, आपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी करे हो। बट कभी न कभी इस 20 साल की जर्नी में कोई तो ऐसा एक दौर रहा होगा जहाँ पे आपको लगा हो कि यार नहीं हो रहा है, या तो घर वापस चला जाऊँ या कुछ और कर लूँ, मतलब किसी अलग डायरेक्शन में चला जाऊँ। नहीं, ऐसा मतलब बिगिनिंग में तो ऐसा लगता था, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो गया उसके बाद मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा कोई दौर नहीं आया कि ये रहा कि चला जाऊँ, घर चला जाऊँ। पर यही है, बॉम्बे ही है और इतना बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा रहा है कि मैंने नहीं सोचा कि मैं चला जाऊँ। मेरे माइंड में ऐसी कभी थॉट इतना कभी फेस नहीं किया डिबैकल, भगवान की दया से कि कोई ऐसी थॉट आ जाए, इधर ही चले जाओ वापस। अच्छा सर, जैसे आज की जनरेशन के जो लोग हैं, आज के देख रहे हो आप, जैसा आपने बोला भी कि आज के डेट पे हर घर पे कंटेंट क्रिएटर, हर किसी को अपना कंटेंट बनाना पसंद है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे जिनको कंटेंट बनाना पसंद है, कैमरे में आना पसंद नहीं। दैट मीन्स कि उनको डायरेक्शन पसंद है। तो अगर ऐसे कोई यंगस्टर या कोई ऐसे लोग जिनको आना है डायरेक्शन लाइन में, तो उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या फॉलो अप करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, कंटेंट क्रिएशन तो आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप बरेली में पैदा हुए हो, तो बिना बरेली से बाहर कदम रखे भी आप लाखों कमा सकते हो आज की डेट में यूट्यूब से। तो उसके लिए तो आपको बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया के लिए बनाना है या रील्स बनानी है, यूट्यूब बनाना है, तो उसके लिए आपको बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में आके कंटेंट करना, तो ये एडवाइस मैं सबको देता हूँ और इस पॉडकास्ट पे दूँगा, शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कि बिल्डिंग चूज़ करो करेक्ट, इसमें घुसना। क्योंकि होता क्या है कि
आप बिगिनिंग में आते हो, आप टीवी में असिस्टेंट बन जाते हो, आपके मन में है कि आपको फिल्म बनानी है, अब आप बिल्डिंग में घुस गए टीवी की, अब आप धीरे धीरे उसमें ऊपर बढ़ोगे, ठीक है, पहले फोर्थ एडी हो गया, फिर थर्ड एडी, फिर सेकंड फ्लोर बढ़ रहे हो, लेकिन आपको जाना है साथ वाली बिल्डिंग में जो फिल्म की बिल्डिंग है, तो कैसे जाओगे? तो पॉइंट क्या है कि जहां आप रहोगे आप वही बन जाओगे। हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई असिस्टेंट 5 साल टीवी सीरियल में असिस्टेंट रहता है ना, चाहे वो कितना भी मना कर, उसको प्रभाव आ जाता है, उसका वर्ल्ड अलग है, उसके लिए भी अलग स्किल्स चाहिए, लेकिन आप अनोइंगली वही स्किल सेट डेवलप कर रहे हो जो टीवी डायरेक्शन के लिए काम आ रहे हैं। अब आप मन में रोज ऑटो में जाते हुए सोच रहे हो कि यार बनानी तो फिल्म है, तो फिर आप गलत बिल्डिंग में, वहां से उतरो, सही बिल्डिंग में घुसो, फिल्म मेकर का असिस्टेंट बनो। क्या है, वहां पे वो बातें होंगी जो सिनेमा की बातें होंगी, आप वो स्किल सेट डेवलप करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जिन्होंने ये फील किया है कि उनको करना कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऐसा एग्जांपल्स देखी, बहुत ही एवरेज माइंड के मेरे कुछ अ, दोस्त हैं या कुछ जानने वाले हैं जो अच्छी जगह पे जाके अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ के रिलेट बन रहे हैं। और कई मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अपने काम के स्फेयर को उतना बढ़ाया नहीं, लेकिन वो ब्रिलियंट माइंड्स थे, लेकिन वहीं के वहीं हैं। आज भी मैं उनसे बात कर सी 20 साल बिताने के बाद ये तो समझ में आ जाता है कि किसका माइंड कितना इवॉल्व हुआ स्टोरी टेलिंग को लेकर। तो बी एट द राइट प्लेस। मैं तो सबको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, पहली जॉब 3 महीने बाद मिले चलेगा, लेकिन जल्दबाजी में वो मत करने लग जाना जो आपको करना नहीं, बिकॉज आप वैसे बन जाओगे। मीन्स आप बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि अगर मुझे फिल्म डायरेक्शन में जाना है तो मुझे सिनेमा में रहना है, ना कि हमको सीरियल में जाना, राइट? मतलब बेसिकली जो हमको चाहिए हमको उस डायरेक्शन में जाना है, अपने आप को कहते ना। बट सर समटाइम्स क्या होता है कि इंसान को सर्वाइव भी तो करना है। वैसे एग्जाम्पल को मुंबई आया, किसी को डायरेक्शन करना है, डायरेक्शन में जाना है, बट अब उसको सिनेमा में कहीं मिल नहीं गई, तो वो या तो सीरियल में जाएगा या किसी आज के लिए पे वर्टिकल में किसी लाइन में जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा सर्वाइव करने के लिए। तो वो फिर कैसे करेगा? तो उस पे क्या है कि फॉरेन में, बॉलीवुड में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो एडीज होते हैं ना, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो ना डायरेक्टर भी लोग ही नहीं होते, उनको प्रोडक्शन हायर करती है, एंड दे आर नेवर कंसिडर्ड वो लोग जो बड़े होकर डायरेक्टर बनेंगे। तो होता क्या है, बल्कि मैं तो इसको एक स्टेप पीछे स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो ईडी मत बनो। मतलब बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्टर बनने के लिए ईडी बनना इज द वर्स्ट रूट। आपको डायलॉग इतने आते हैं, आप असिस्टेंट डायलॉग राइटर बन जाओ। आपको कैमरा मैन में इंटरेस्ट है, आप असिस्टेंट कैमरा मैन। देखो, डायरेक्टर की चेयर है ना, उसके लिए बहुत फाइट है, उस फाइट में सालों निकल जाते हैं। उस तक पहुंचने के लिए ईडी का रास्ता सबसे लंबा है, सबसे आपको तोड़ने वाला है। क्योंकि पूरी जब तक आप डायरेक्टर बनते नहीं तब तक आपको डायरेक्टर को कंसिडर नहीं करेगा, तब तक आप सेट पे बस रनिंग अराउंड करने वाला कोई रह जाओगे। मैंने भी 5-6 साल असिस्टेंट डायरेक्शन की है, वो एक गलती है जो मैं अब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर डायरेक्टर बनना है तो राइटर बेशक बन जाओ, कैमरामैन बन जाओ, एडिटर के रूप से डायरेक्टर बनो। तो वो क्या है, आप क्या होगा, एचओडी जल्दी बनो। अगर आप एडिटर के असिस्टेंट बनते हो ना, तो हो सकता है कि आप 1 साल में एडिटर बन जाओ, एंड देन यू आर यू नो कम्युनिकेटिंग विद अपर लेवल के लोग, बिल्कुल, जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। और एडी बनोगे तो बस फिर वो थोड़ा सा स्ट्रगल अलग टाइप का हो जाता है। तो बहुत सोच समझ, डायरेक्टर की चेयर पे अगर पहुंचना है, बहुत सोच समझ के उस पे कदम रखना इज द एडवाइस आई वुड गिव। समटाइम्स क्या होता है कि जब आप सेट पे एज अ डायरेक्टर आप होते हो तो आप स्क्रिप्ट देते हो अपने कैरेक्टर्स को, बट उसमें से कुछ ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे कि सर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से बोलना चाहिए, मतलब बेसिकली इम्प्रोवाइज करने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते देखो, ये ना इसका एक दूसरा तरीका है जवाब देने का इसका। तो क्या होता है, दो तरह के एक्टर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मेथड। तो डायरेक्टर के लिए तो ऐसा होता है कि
10% एक्टर आपको जिंदगी में मेथड एक्टर मिल ही जाते हैं, उनको मैं बाद में आता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि डायरेक्टर की सुनी जाती है या मेथड एक्टर की। प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे, कि अगर जैसे हीरो हीरोइन और अब ये मेरे साथ हो चुका है एक सीरीज में। हीरो था रशियन थिएटर वाला बंदा, उसने सारे पढ़ रखे थे, चेकॉव वेकॉव जितने भी है ना, वो उसको सारे प्लेस की लाइन तक याद थी। तो वो एक माइंडसेट से आ रहा है सेट पे कि मैं ऐसे करूंगा, मुझे 20 रिहर्सल चाहिए, 60 टेक चाहिए, उसके बाद जो 8वां टेक होगा वो मेरा बेस्ट होगा। और लड़की जो हीरोइन थी, वो ऐसी थी कि कहती है कि सर मैं ना रिहर्सल भी नहीं करूंगी, मैं सीधा टेक दूंगी सेट पे, और जो पहला होगा ना वो मेरा ओके होगा। अब लगा लो मैथ्स। एक आठवां ठीक है, एक पहले पे ठीक है। तो प्रॉब्लम डायरेक्टर और एक्टर की है ही नहीं। डायरेक्टर तो इतना स्मार्ट होना ही चाहिए कि हर तरह के एक्टर के साथ डील कर ले। अगर वो डील नहीं, डायरेक्टर इज मैन मैनेजमेंट। डायरेक्शन का मतलब ही पीपल मैनेजमेंट है। मैं एक्टर को कैसे कन्विंस करता हूँ या हो जाता हूँ, डीओपी के साथ क्या बात करता हूँ। डायरेक्शन का मतलब ही लोगों को मैनेज करना। इतने स्मार्ट तो सारे डायरेक्टर होते हैं कि वो एक्टर्स को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे दो एक्टर मिल जाते हैं कि एक मेथड और एक नेचुरल, उनसे आप करवा के दिखा दो। मैंने तो ऐसे ऐसे शोज किए हैं कि हीरो हीरोइन आपस में 2 साल से बात ही नहीं की, और मैं पहुंच गया सेट पे, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि रिहर्सल करते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ, मतलब फिर मुझे जाके वो एडीज होते हैं, वो बताते हैं कि सर ये बात नहीं करते 2 साल से, ये इस शो में यदि बातचीत नहीं करते 2 साल से, इनकी लड़ाई है। आप कर लो डायरेक्शन, रिहर्सल नहीं करते एक साथ, एक की असिस्टेंट दूसरी मार्किंग करेगा, एक का दूसरा मार्क, लेकिन शॉट देंगे तो दोनों एक्सीलेंट। तो ये विचित्र जगह है। कि कब क्या हो जाए अब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो स्मार्टनेस ही ये है कि आप फ्लेक्सिबल रहो। तो मेरे को तो लकीली, मेरे को तो एंड ऑफ द डे, चाहे वो मेथड एक्टर हो चाहे नेचुरल एक्टर हो, अगर शॉट अच्छा मिल गया तो वो मेरे लिए बेस्ट है, और जनरली मिल ही जाता है। इतना तो सबको अपने काम की तो इतनी अपने काम की तो केयरफुल सभी रहते हैं कि एंड ऑफ द डे उनका काम सफर ना करे। बट ये क्लैशेस पार्ट ऑफ द सेट है ही हैं। और मेरे को ऐसे बहुत सारे लीड कपल्स से सामना हुआ है जो आपस में बात नहीं करते और फिर भी उनकी जोड़ियां सुपर हिट हैं। एंड और ये सदियों से होता है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा, बहुत लोगों ने इसको देखा भी है। और जो भी उनके बिहाइंड द सीन के रीजन है वो हमें नहीं उसमें पढ़ना। लेकिन सबके मेथड, सबकी ईगो, सबके होते हुए भी फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज है, एंड ऑफ द डे हो ही जाती है। मगर जो स्क्रिप्ट है वो पर्दे पे आ ही जाता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था वाइब। जब मैं एक्टर रिपीट करता हूँ तो इसीलिए करता हूँ कि वो बिना बैगेज के आते हैं। तो मेरे स्पेयर में जितने भी एक्टर्स, उसमें 99% एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं एक बार नहीं 100 बार काम करना चाहूंगा, बिकॉज वो अपना कोई बैगेज नहीं लेके आते। ना किसी थिएटर का बैगेज, ना किसी ईगो का बैगेज, सरेंडर कर देते हैं खुद को। तो यू मेरा यस best time है। करवा। हाँ। सर एक सिनारियो रखते हैं हम, एक ऐसा सिनारियो कि मान के चलते हैं यार, वापस से सब कुछ जीरो हो गया और वापस से आपको अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करनी है। वो आप कैसे स्टार्ट करोगे? नहीं, एक तो मैंने 7 फ़िल्म मेकिंग के कोर्स किए, 7। एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग सब कर डाला, बिकॉज़ मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं पहले सीखूँगा। फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा-सा बस ये बताऊँगा कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैं फ़िल्म मेकर को असिस्ट करना चाहता था, और 3 साल मैं फ़िल्म मेकर को असिस्ट करने के पीछे लगा था। 2-3 साल बहुत स्ट्रगल किया। मुझे था कि मैं टीवी नहीं करूँ। तो मैंने अपनी पूरी जो प्रोसेस थी, मतलब मैं, कई ऐसी हॉलीवुड की फ़िल्म्स हैं जो एक ही सब्जेक्ट पे 5-5 फ़िल्में बन चुकी हैं। तो मैं एक रात पे पाँचों फ़िल्मों को एक साथ देखता था, जानबूझकर नोट्स बनाता था, स्टडी करता था सिनेमा को। और जब मैं असिस्टेंट की जॉब लेने में नाकामयाब रहा, बिकॉज़ बहुत ही जल्दी आ गया था, मतलब 20 साल की एज में इंडस्ट्री में आ गया था। तो मेरे को काम मिला टीवी में, और जब मैं टीवी में गया, मैंने डायरेक्टर को खुद ट्रॉली चलाते हुए देखा, तो मैंने बोला कि ये कौन-सी डायरेक्शन है कि जो डायरेक्टर ट्रॉली चला लेता है। मतलब टीवी में एक फैड है कि डायरेक्टर्स खुद ही डंडा पकड़ के ट्रॉली चलाते हैं। एंड दे कंसिडर इट कि बहुत ही हमें काम आता है। ओके। तो मेरे लिए वो जो लर्निंग और अनलर्निंग थी, जब मैं टीवी में गया, तो मैंने कह रहा कि डायरेक्टर्स बुरे थे, उनका ड्रामा क्वोशिएंट बहुत अच्छा था,
लेकिन उनके जो सोच थी वो उतनी सिनेमैटिक नहीं थी, जिस प्रिपरेशन के साथ मैं गया था। तो ये जो फेज़ था लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, फिर अनलर्निंग, ये मेरे करियर में बहुत हुआ। तो जैसे कि मैंने एडवाइस दी थी कि सोच समझ के अपना पहला स्टेप ले लूँ, वो एडवाइस ही इसलिए दी थी कि शायद मैं वो मिस्टेक अब ना करूँ, मेबी मैं चूज़ करूँ कि मुझे, लेकिन उतना वाइज़ उस एज में कोई होता नहीं है। आप 20 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो, आजकल तो 20 साल के बहुत स्मार्ट हो गए हैं, पर हमारे टाइम में 20 साल के थोड़े बुद्धू ही होते थे। तो इतना नहीं ज्ञान होता कि क्या करना है, लेकिन मैं अपना रूट बहुत ही स्पेसिफिकली चुनता, बिकॉज़ मैंने बहुत टीवी करने के बाद डिसाइड किया कि मैं टीवी नहीं करूँ। फिर मैंने सीरीज़ की, तो हुआ क्या, और अब रिसेंटली 1-2 फ़िल्म्स की। तो ये जो लर्निंग, अनलर्निंग, रीरूटिंग हुई है वो मेरे करियर में बहुत ज़्यादा हुई है। तो आई वुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ रीरूटिंग, और थोड़ा क्लैरिटी के साथ चलता, थोड़ा स्लो चलता। हर ऑफ़र को हाँ नहीं बोल देता। मैंने ऑल माय लाइफ़ मेरे साथ ऐसा रहता है कि मोस्टली मैं कोई, मतलब आज तो नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले जो भी काम आता था, हाँ, ये ओके, ओके, तो उसके रिperकशंस बहुत होते हैं। क्योंकि आप एक काम में घुस जाते हो, प्रोजेक्ट आपका 1 साल भी ले जाता है और आपको किसी तरीके से शेप कर देता है। तो वो जो शेपिंग है ना, वो आपको हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। तो मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए करियर के बिगिनिंग, एंड आज वो बहुत, बहुत, बहुत अच्छी कंडीशन में, दे आर डूइंग रियली, रियली वेल, और उस चीज़ को उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हुआ। तो मैं थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा रखता अपने करियर में, और उतना शेकीनेस नहीं, अवॉइड करता। मतलब कि बेसिकली कि क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन इस चीज़ को लेके आज की जनरेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्लियर है, कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरी इस बात से तो आप भी एग्री करते हो कि आज आज की डेट पे देखिए देखते होंगे 17-18 साल की बच्चे जो है जॉब जा रहे हैं। कहीं पे ऐसे हमारे ऑफिस में भी 1-2 ऐसे लोग हैं इंटर्न में, जो 18 साल की कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ है और वो इंटर्नशिप में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो ऐसा है कि मेरे को सब खुद के बारे में सोचना है। खुद के बारे में मेरे को जानना है कि मैं और क्या-क्या कर सकता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मेरे टाइम पे भी मैं नहीं सोच पा रहा था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट ये चीज़ें हैं। अभी तो लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, और अभी सब लोग डिसीजन लेते हैं। सेट पे जो हमारे स्पॉट बॉय होता है ना, वो भी अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। ठीक है? तो कंटेंट क्रिएटर सब बन गए हैं। तो सबको ही आज के डेट पे हाँ, तो मेरे एडीज़ भी कंटेंट बना रहे हैं। तो अभी कोई पीछे नहीं रह गया, सब लोग कंटेंट क्रिएशन में लग गए। एक्चुअली बात ये है कि पूरी इंडस्ट्री की डायनामिक शिफ्ट हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम देखेंगे कि पूरा की जो कंटेंट की जो कंज़म्पशन है, वो कन्वेंशनल सोर्सेज़ से हट जाएगी। सिनेमा भी अब आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा फुटफॉल्स नहीं है। वो इसीलिए है कि जो कंटेंट क्रिएशन के एवेन्यूज़, डिस्ट्रीब्यूट ऑडियंस तो वही है, घंटे तो उतने ही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो अब जो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं ना, वो किसी को असिस्ट करने की बजाय अपना कंटेंट बना रहे हैं, और लाखों कमा रहे हैं उससे, और प्रेज़ भी कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ लाखों कमा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कंटेंट क्रिएटर है उत्तर प्रदेश का, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। अभी उसकी फ़ोटोग्राफ आई, विंबलडन में इनवाइटेड था। अच्छा। मतलब शायद वो कभी बॉम्बे नहीं आया होगा, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे कॉमेडी कंटेंट बनाता है। अच्छा क्रिस्प सूट पहन के विंबलडन में एज़ अ स्पेशल गेस्ट इनवाइटेड था, लंदन में। तो ये एप्रिसिएशन कंटेंट को अब मिल रही है। आपको अब अपने प्लीज़ सुन लो, अपने गाँव, घर कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाओ वहीं रहो, कंटेंट बनाओ। बॉम्बे आने की अब ज़रूरत नहीं है। क्या सोशल मीडिया प्रेशर स्टोरी टेलिंग को अफ़ेक्ट कर रहा है? मतलब कि सोशल मीडिया पे देख रहे हो आज के डेट पे हर कोई कंटेंट बना रहा है, हर कोई कंटेंट क्रिएटर है। तो इसका क्या प्रेशर एक फ़िल्म मेकर पे कुछ पड़ता है कि यार मैं क्या करूँ कि मेरे को इन ये ऑडियंस भी मिल जाए, ये ऑडियंस भी मिल जाए, राइट? जैसा आपने बोला कि कहते हैं ना कि ऑडियंस वही है, बस जैसे कोई वर्टिकल देखना पसंद करता है, कोई सीरीज़ देखना पसंद करता है, किसी को कॉमेडी वीडियोज़ पसंद है। तो इस बात से आप कितना सहमत हो कि मतलब क्या प्रेशर आया सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंस में? सी बनने के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई अपना कंटेंट ये सोच के बनाता है कि इसको भी पसंद आए, उसको भी। और ये मतलब यूनिवर्सली आप सदियों से आप यही चाहते हो।
लेकिन इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया पे जो उसकी पब्लिसिटी करना, ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो ऐसा कंटेंट हो जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो, शेयरेबल हो। आज की डेट में 2 ही चीज़ें चलती हैं, एक वर्ड है रिलेटेबल, एक है शेयरेबल। अगर मेरा कंटेंट ऐसा है जो आप किसी को भेज पा रहे हो, चाहे मैंने फ़िल्म बनाई हो, उसका ट्रेलर हो, कुछ भी बनाया हो, कनेक्ट जो कर भी रहा है। कंटेंट ए रिलेटेबल है, आपसे रिलेट किया, बी शेयरेबल है। आपने बोला यार मैं अपनी वाइफ को भेजता हूँ, अपने फ्रेंड को भेजता हूँ। वही कंटेंट सबको बनाना है, चाहे वो सिनेमा हो। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक फ़िल्म आई थी बार्बी। हाँ, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया था कि दे मेड इट लाइक अ इवेंट कि आप थिएटर में आओ, पूरा पिंक कर दिया। उन्होंने ये भी रन किए थे, कैंपेन्स रन किए थे कि आप पिंक पहन के आओ, ऑल द गर्ल्स ड्रेस्ड अप इन पिंक। और वो पूरा उन्होंने फोटोग्राफ वगैरह का उन्होंने वो बना रखा था, फोटो स्टेशन टाइप। तो उससे क्या होता है, वो शेयरेबल बना दिया उन्होंने अपनी चीज़ को। अब धीरे-धीरे ऐसा होगा ही होगा कि सिनेमा भी शेयरेबल कंटेंट बनाएगा, रिलेटेबल कंटेंट बनेगा। तो बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि आप कितना उसको आगे बेच सकते हो या कितना आगे उसको पब्लिसाइज़ कर सकते हो। इसलिए सोशल मीडिया के सिंक में रह के बनाना ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ मत बना दो आज की जनरेशन बोले ये क्या है भाई? समझ नहीं आया। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सीरियसली मतलब तो रिलेटेबल और शेयरेबल ये 2 कीवर्ड लेके मैं आज की डेट में कोई भी नया स्टोरी लिखता हूँ, तो आई ऑलवेज़ बाउंस इट ऑफ विद माय सन। मेरा बेटा 13 साल का है, तो मैं उससे आइडिया ज़रूर शेयर करता हूँ कि कैसा लग रहा है तेरे को? और ये लोग बहुत रफ हैं, आजकल के बच्चे 1 सेकंड का बताते हैं। वो ये नहीं देखेगा कि पापा की स्टोरी है तो मुँह रखने के लिए अच्छा बोल दूँ। अगर गंदी है मतलब वो मुँह पे बोलेगा और अच्छी है, उसको हल्का-सा भी उसने नेचुरल स्माइल दिखाई, तो मैं समझ जाता हूँ कि आज की जनरेशन के पास है। और वो स्टोरीज़ बनाना मेरे लिए ज़्यादा मेरा फ़ोकस रहता है आज की डेट में एज़ अ राइटर। आई कीप इन माइंड कि आज की जनरेशन के लिए ही बनाना है। बिल्कुल, बेसिकली जैसा कि सर अभी हमने बात करी थी कमर्शियल बेस पे। जब तक आपका कंटेंट लोग देखेंगे नहीं, जैसे आपने बताया ना कि आज की डेट पे हर कोई चाहे टीज़र हो, ट्रेलर हो या कुछ भी हम ना सोशल मीडिया पे देखते हैं, यार ये पिक्चर आ गई क्या? इसका रील आ रहा है, इसका टीज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया को देख के ही थिएटर की तरफ जा रहे हैं आज के डेट में। तो जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जब तक उससे हम रिलेट नहीं कर पा रहे, तब हम वो चीज़ देखना पसंद भी नहीं करते, राइट? और एक मेरा सर इससे मिलता-जुलता आपसे एक सवाल है कि कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे थिएटर में हम जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो पिक्चर देखते हैं ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत हँसते हैं, कोई पिक्चर में बहुत ज़्यादा रोते हैं। बट कोई-कोई पिक्चर में मन करता है कि अब 10 मिनट भी इनफ हो गया। तो ये किस वजह से होता है ना? बैड फ़िल्म मेकिंग तो मतलब ये कहीं न कहीं डायरेक्टर का सारा फॉल्ट बोलूँ मैं क्या बोलूँ? या देखो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे पहचानना है कि फ़िल्म या वो बुरी है। कैसे? जिस भी कंटेंट में आपको बहुत ही लाउड म्यूज़िक मिले, पहले हो, चाहे उसका जॉनर कुछ भी हो, लेकिन आपको ये लगे कि म्यूज़िक कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं बज रहा, तो समझ जाओ कि वो निहायत ही घटिया कंटेंट है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार कोई भी चीज़ शूट होके आ गई, अब आप उसको बचाओगे कैसे? बिल्कुल। शूटिंग तो डालते नहीं, शूटिंग पे डालते म्यूज़िक, विजुअल पे डालते ऑडियो। तो जैसे ही आपको लगता है कि विजुअल थोड़ा-सा कमज़ोर है, हमारी कहानी कमज़ोर है, कुछ भी म्यूज़िक डालने लग जाते हैं लोग। तो आप अभी नेटफ्लिक्स खोलो या कोई भी चैनल खोलो, उनकी 10 घटिया फ़िल्म लो और उनके स्टार्टिंग के 10 मिनट का म्यूज़िक सुन लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या कॉमन क्वालिटी है सबकी। मैं तो ऐसे ही जज करता हूँ। मतलब कहाँ पे अपना वो छिपा रहे हैं कमी। 100% वो यहीं पे ही वो म्यूज़िक डाल दूँ, वो कुछ रिलेटेबल ही नहीं होगा। मतलब सीन कुछ और चल रहा है, म्यूज़िक कुछ और बज रहा है, आप समझ जाओ कि कंटेंट फ्लॉप हो चुका है। एडिटिंग रूम में लोगों ने मुँह बना दिया उसको देख के। किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला बैकग्राउंड म्यूज़िक वाले को भाई अब तू डाल, कुछ भी कर, लेकिन बच नहीं पाता। म्यूज़िक से एनहांस हो जाता है। आई एम समवन हू बिलीव्स इन म्यूज़िक। लेकिन ये जो जैरिंग सा म्यूज़िक होता है ना, वो समझ लो कि मतलब उनको लगता है कि मैंने भाई जेनज़ीज़ के लिए बनाया है, जेनज़ीज़ इसको पसंद होता है, उनको लाउड पसंद हाँ, मतलब लाउड से भी ज़्यादा कि इंटरेस्ट जनरेट कर दूँ मैं। लेकिन वो आप कर नहीं पाते हैं। अ बैड फ़िल्म रिमेन्स अ बैड फ़िल्म, कुछ भी म्यूज़िक डाल दो उसमें।
ठीक है सर, तो आपसे हमारा दूसरा सवाल ये है कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्टिंग कैसा देखते हो आप? मतलब आने वाले समय में डायरेक्शन कैसा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि छोटे प्रोजेक्ट बनेंगे, 2 तरह के प्रोजेक्ट बनेंगे, या तो एकदम बजट फ्रेंडली जो कि ऑथर बैक्ड स्टोरीज़ रहेंगी, कंटेंट हेवी, या फिर एकदम ऐसे प्रोजेक्ट्स जो खुद अपने आप में एक इवेंट बन जाएँ, बहुत लार्जर दैन लाइफ। जो बीच का सिनेमा था, अनफॉर्च्यूनेटली वो उतना मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक फ्यूचर ऑफ डायरेक्शन की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो धीरे-धीरे बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्शन में आएँगे, जो कभी असिस्टेंट्स नहीं बनेंगे, जिनका फ़िल्म इंडस्ट्री से कुछ लेना-देना नहीं है। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि लोग ना जेनुइनली, अब आईफ़ोन्स हैं सबके पास, अच्छे-अच्छे ऑडियो के लिए इक्विपमेंट हैं, सस्ते, ज़्यादा महँगे नहीं हैं। अब वो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो एक सिनेमा की लैंग्वेज होती थी ना, अब सब सीख रहे हैं। मैं एक पेज फ़ॉलो करता हूँ, पंजाब के बच्चे हैं, बिकॉज़ वो पंजाबी में बनाते हैं। मैं भी पंजाबी हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। बहुत ज़्यादा गूढ़ पंजाबी नहीं है, बट मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जिस गाँव में कंटेंट बना रहे हैं और जिस तरह की मीनिंगफुल शॉट्स वो लेते हैं, मतलब वो, जैसे अगर मुझे शूट करने के लिए कोई भी एक सीन दो और मैं उसमें 15 शॉट्स ले रहा हूँ, तो वो भी 15 ही शॉट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है तो उन्होंने 25-30 शॉट लगा दिए, एक ही बना दिया। उनको ना टेकिंग पता है, उनको कट पता है, कहीं तो शूट हो रहा है, कोई तो एडिट कर रहा है, कोई तो गाँव का ही बच्चा लगा हुआ है उसको बनाने में। तो ये जो जीनियस है ना इंडिया में, ये जो खुदक-खुदक के बाहर आ रहे हैं स्टोरी टेलर्स, जिनको मैं, मतलब आई लव देम। मतलब फ्रैंकली मैं तो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मैं इतना हैप्पी हूँ कि इतना ज़्यादा टैलेंट है इंडिया में। और मैं टोटल रिस्पेक्ट, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट देखता हूँ। मतलब मैं शायद सीरीज़ देखने से ज़्यादा अ, यूट्यूब या इंस्टा पे कंटेंट देखना पसंद करता हूँ। ऐसे मेकर्स का जो रूरल इंडिया से आ गए, उनको पता ही नहीं है फ़िल्म मेकिंग क्या है, लेकिन वो माइंड ब्लोइंग पॉजेज़ दे रहे हैं। अच्छा, उनका म्यूज़िक ऑन पॉइंट होता है, उनकी परफॉर्मेंसेज़ अच्छी हैं। तो सोचो, डायरेक्शन तो अलग बात है, इवन एक्टर्स आज की डेट में आप देखोगे कि जो, मतलब अगर हिमाचल प्रदेश की एक लेडी अपने कंटेंट से मिलियन में पहुंच जाए और सीधा किसी बड़े फिल्म में डेब्यू करे, तो आप हैरान मत होना। और कोई फिल्म मेकर ऐसा आ जाए जिसने अब तक सिर्फ अपने घर में यूट्यूब बनाया हो और उसको कोई प्रोड्यूसर बैकिंग कर दे कि चल तू फिल्म बना, तो आप हैरान मत होना। फ्यूचर ये होगा, बहुत ही डेमोक्रेटिक हो गया है। अब ये सिस्टम चला जाएगा कि जिसके पास बैट है उसी की बैटिंग। अब वो ज़माना गया। हाँ। तो सर एक दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे कि एज़ अ डायरेक्शन आपने बहुत सारी पिक्चरें बनाई, बहुत सारी फ़िल्म बनाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता होगा ना कि बजट को भी ध्यान में रखना होता है। कहानी बहुत अच्छी है हमारी, कहानी ये डिमांड कर रही है कि भाई इसमें कम से कम 10-15 करोड़, 20 करोड़ डालना चाहिए, बट बजट जो है वो 5 करोड़। तो ऐसी सिचुएशन में क्रिएटिविटी मरता है या कैसे मैनेज करता है? सी, अगर आपको 2 चीज़ें आती हैं, तो आप पैसे बचा सकते हो। पहली तो प्री और दूसरी है पोस्ट। पोस्ट अब क्यों? क्योंकि एआई आ चुका है। तो जितने भी आपकी ऐसी शॉट्स हैं, एआई का बेस्ट यूज़ ही क्या है कि एआई को अपना फ्रेंड अगर बना लोगे ना, तो एआई कुड बी द बेस्ट फ्रेंड, ही कैन नेवर रिप्लेस यू। किसी भी फ़िल्म मेकर का एआई बेस्ट फ्रेंड अगर बना लिया उसने, तो बहुत बढ़िया। आप शॉट्स चूज़ करो, जितनी भी आपकी एक्सपेंसिव ऐसी एक्स्ट्रावेगेंट शॉट्स हैं, उनको आप कोशिश करो कि ऐसा ब्रेकडाउन बनाओ कि उसको आप एआई पे क्रिएट कर सको। सेकेंडली, उन शॉट्स को इतना रिड्यूस कर दो, वो कहाँ करोगे आप? राइटिंग के स्टेज पे। तो अल्टीमेटली अगर प्री और पोस्ट की नॉलेज अगर आपको है, तो जिस टाइप से सिनेमा को मैं देखता हूँ, अगर आपकी थॉट 15 सीआर की है, तो उसको 5 सीआर में उतनी इफेक्टिवली बनाया जा सकता है। आपको कॉर्नर्स कट करने पड़ेंगे। वो ज़माना गया कि आपको लगता था कि यार मैं ना यहीं शूट करूँगा जाके। अभी ना अल्टरनेटिव्स है। पहले हमें पता नहीं था। कल मैं देख रहा था, इंस्टा पे आया था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ओके। ठीक है? कोई एक जगह थी। अपना ये इधर है स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, लवासा, अपने महाराष्ट्र में ही। हाँ,
तो मतलब अब पहले क्या हम अनअवेयर लोग थे ना, यार पहले चिट्ठी का समय था यार, लोगों को इतनी ज्ञान ही नहीं था। शूटिंग मतलब ऐसे होनी है। अब तो आप जूनियर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ, बिल्कुल वीएफएक्स 100% मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैं हर जगह कोट करता हूँ, स्मार्ट फिल्म मेकिंग क्या है। आपके हो सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो, फिर भी आपको समझ लो एक मॉब का सीन दिखाना। मॉब मतलब समझ लो दंगे चल रहे हैं, किसी एक जगह पे दंगे चल रहे हैं और एक बंदा भाग रहा है और वो एक घर के अंदर छुप गया और बाहर 200 लोगों की भीड़ है, ठीक है? मशाले लेके, डंडे लेके उसी एक बंदे को ढूंढ रहे हैं। अब आप इसको 2 तरीके से शूट कर सकते हैं, जहाँ पे सिनेमा का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। पहला तरीका तो ये है कि आप भीड़ को दिखाओ। कोई किसी के हाथ में कुछ है, किसी ने बाहर तोड़ा-फोड़ा, है ना? आग लगा दी इधर, ये कर दिया, वो कर दिया और आपने पूरा 150-200 लोग यूज़ करके बाहर दंगा दिखा दिया और एक बंदे को भागते हुए दिखा दिया। ये हो गया आपका महँगी फ़िल्म। उसी फ़िल्म का सस्ता वर्ज़न क्या है कि आप कैमरा घर से बाहर मत लेके जाओ। उस कमरे में रखो जहाँ पे वो बंदा है और वो बंदे के डर को कैप्चर करो और बाहर का साउंड प्ले करो। तुम हाँ, मशाल आके ज़ूम, पीछे से फायर का कुछ इफ़ेक्ट आया। आप सेम चीज़ क्रिएट, सेम दंगा आप एक बंदे में भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब बेसिकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देख रहे हो। तो अगर ऐसे सीन्स जहाँ पे 15 करोड़ और 5 करोड़ वाली फ़िल्म मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर जगह यही करूँ। लेकिन फ़िल्म मेकिंग गिव्स यू ऑप्शंस कि मैं भीड़ को नहीं दिखा रहा, मैं उस बंदे को दिखाऊँगा, जिस पे भीड़ का डर है, बल्कि हो सकता है वो ज़्यादा एंगेजिंग हो। तो सेम दंगा चल रहा है, लेकिन मेरा गरीब सिनेमा का दंगा एक बंदे से चल रहा है। अमीर सिनेमा का दंगा बाहर शूट हो रहा है। तो ये आपको चूज़ कि आप गरीब सिनेमा के हो या अमीर सिनेमा को। मैं गरीब सिनेमा को बिलॉन्ग करता हूँ, मतलब मेरी थॉट ही वो है। मैं अगर आप मुझे 15 करोड़ दे भी दोगे ना, तो ये सीन तो मैं इसी बंदे के साथ शूट करूँ। ये मतलब ये मेरी फ़िल्म मेकिंग है, माइक्रो। तो वो अलग-अलग डिपेंड करता है, बट देयर आर ऑलवेज़ वेज़, क्योंकि 15 सीआर और 5 सीआर में सिर्फ़ दिमाग का फ़र्क है। वो आप 10 सीआर टोन डाउन कर सकते हो और फ्रस्ट्रेट होते होंगे बहुत पुराने ज़माने के डायरेक्टर, अब कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होता, सब लोग एक स्मार्ट रूट अपना लेते हैं और बहुत सारे वे आउट्स। तो मतलब मैं तो आजकल का जवाब दे रहा हूँ, मैं कन्वेंशनल जवाब दे नहीं पाऊँगा क्योंकि समय बदल चुका है। ठीक है सर, तो आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि एज अ डायरेक्टर आपने काफी सारे काम कर रखे हैं, 20 साल से आप इंडस्ट्री में हो। बट एक समय आएगा जब आपको, कहते हैं ना हर कोई एक समय पे रिटायर होता है, तो आप अपनी लेगेसी को किस तरह से छोड़ के जाना चाहते हो? किस तरह से चाहते हो कि आपकी लेगेसी को लोग याद? फ्रैंकली मुझे किसी को याद नहीं करवाना, मुझे सिर्फ़ अपने बच्चों को याद करवाना है, दैट्स इट। मैं आज भी अपने बेटे को सेट पे लेके जाता हूँ। जो भी मैं इंस्टा पे भी अपना कंटेंट बनाता हूँ या जो भी समझ लो मैं अ, एक बहुत अच्छी लर्निंग हुई। कुछ मैंने ऐसी सीरीज़ बनाई जिनमें बहुत ज़्यादा गालियाँ यूज़ हुई थी और मैंने वो बनाई और एक्टर्स को भी बड़ा मज़ा आता है कि ओटीटी है तो गालियाँ देंगे मतलब ओटीटी है। ये नहीं पता कि वो बिना गालियों के भी बन सकता है। फिर मुझे लर्निंग हुई मेरे प्रोड्यूसर के द्वारा, बहुत ही रिस्पेक्टेड मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन ध्यान दिया कि बेटा तुम ना फैमिली कंज़म्पशन का कंटेंट बनाने पे ध्यान दो, गालियाँ अवॉइड करके भी सेम चीज़ बनाई जा सकती है। तो मैंने अगली स्क्रिप्ट में बनाने की कोशिश की और सच बात बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है गालियों की। तो मेरे लिए अभी लेगेसी क्या हो गई है, मेरी लेगेसी बोल लो या ऐसा बोल लो कि मैं क्या अगर कोई बॉडी ऑफ वर्क उठा के देखे तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा मैं नहीं बनाना चाहता, मेरी करंट लर्निंग के हिसाब से जो फैमिली व्यूइंग से हट के हो, जो फैमिली ना देख पाए। फैमिली ना देख पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपकी भी शादी हो चुकी है, इट्स अ स्ट्रगल। आप ओटीटी चेंज करते रह जाओगे, आप चैनल चेंज करो, कोई ना कोई गंदा सीन आ जाएगा, कोई ना कोई गाली आ जाएगी। ऐसा कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाना जिसमें कुछ आपका बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, वाइफ भी देख रही है, आपके पापा भी पीछे बैठे हुए देख रहे हैं और कोई किसी से नज़रें नहीं चुरा रहा है। ऐसा कंटेंट बनाना मेरी इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी है। अपनी लर्न मैंने खुद अपनी दोस्त 2-3 सीरीज़ में दुनिया भर की गालियाँ रखी, बट आई वाज़ रॉन्ग। तो अब जो मेरा न्यू वर्ज़न आया है, अब मेरा इंटेंशन ही ये रहता है कि मैं फैमिली व्यूइंग की कंज़म्पशन का वो बनाऊँ
और ऐसा कुछ छोड़ के जाऊँ जो जिसमें से, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा मेरा मानना है फ्रैंकली कि समझो कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी और वो सीरीज़ या फ़िल्म रिलीज़ हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने वो झूठ लिखा हो। मैंने कुछ तो वो ही लिखा होगा ना जिसमें मैं बिलीव करता हूँ या जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। तो मैं कुछ ऐसा बना के नहीं जाना चाहता जिसको देख के मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े होके बोलेगी, यार ये क्या था? क्या बना दिया? ये क्या बना दिया पापा ने? ऐसे देखा पापा? ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायरिंग हो थोड़ा, यू नो ऐसा हो जो जिसपे प्राउड फील कर। और कोई लेगेसी कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता है। लेगेसी आप हमेशा अपनी फैमिली के लिए छोड़ते हो और मेरा भी टारगेट वही है। ऑडियंस को मुझे पता भी नहीं कौन है, किसके लिए लेगेसी छोड़ो। लेगेसी होनी चाहिए उनके साथ जिनके साथ आप हीरो और रह रहे हो। और मेरी तो अभी की पिछले 8 साल की जर्नी बता रहा हूँ कि मैंने अपने कंटेंट, अपनी पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज किया है। मैंने अभी धुरंधर देखी थी, बहुत लेट देखी मैंने मुझे। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म, मतलब मुझे पहले पसंद नहीं आई थी और सम रीज़न मैंने छोड़ दी 15 मिनट में। मैंने दोबारा से रीविज़िट किया, मैंने बोला यार हिट हो रही है, गंदी भी नहीं हो सकती, आई शुड वॉच इट। थोड़ी वॉयलेंस ज़्यादा थी इसलिए मैं देख नहीं पाया था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार इतनी बढ़िया कहानी है और इतनी ज़्यादा गालियाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेम धुरंधर बिना गालियों के भी उतनी ही अच्छी बन सकती है। और ये तो मेरा मैसेज भी है मेकर्स को भी कि अगर आपके हाथ में है तो कोशिश करो कि ना हो गालियाँ, उस हद तक का वॉयलेंस ना हो, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। मतलब इससे सर क्या होता है ना, मतलब आने वाले जनरेशन्स पे भी एक ना वो एक नेगेटिव जो है ना थॉट कि भाई गाली दे के ही कूल लगेंगे। मतलब वो एक बन गया आज की जनरेशन में ना कि गाली देना मतलब इज़ कूल। तो ये चीज़ मतलब जैसे लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि यार थोड़ा इन सब चीज़ों को ना अवॉइड करो। तो उसको लोग बोलते हैं क्या ओल्डी। हाँ, हाँ। कि भाई तुम पुराने ज़माने पुराने क्या भी लोग हो, बट ये चीज़ थोड़ी-सी अवॉइड करनी चाहिए जितना कर सकते हैं। ये नॉट कंपल्सरी जहाँ रिक्वायर्ड है, कुछ फ़नी लैंग्वेज है, कुछ कॉमेडी है, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहाँ पे देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कंपल्सरी है कि देना ही है। हाँ, मतलब मोस्ट केसेस पे अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अच्छा है। मतलब पहले क्या है, जब ओटीटी नया-नया आया था ना इंडिया में, तो मतलब गाली मतलब ओटीटी। मतलब मैंने खुद, अभी नाम क्या लूँ, बहुत सारे मैंने एक्टर्स कास्ट किए जो स्ट्रेट अवे डेली सोप से आ रहे थे और हम पहुँच गए जी ओटीटी करने। तो उनको लगा भाई ये तो ओटीटी है, सर गाली दे दूँ? सर ये गाली दे दूँ? और तब सर भी उसी ज़ोन में थे। मुझे भी लगा कि ओटीटी बना रहा हूँ, तो वहाँ दे दे। तो मैंने 1-2 सीरीज़ ऐसी बना दी जिसमें मैं भी आज देखती क्यों है ये गाली? क्यों कोई किसी को गाली दे रहा है? मतलब स्क्रीन पे अच्छी नहीं लगती है। रियल लाइफ एक अलग मैटर रहता है। स्क्रीन इज़ लाइक, आप एंड ऑफ द डे यू आर इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक। सिनेमा का काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी है। आप मत दिखाओ। मैं तो भी, मेरे कैरेक्टर्स तो मैंने स्मोकिंग करानी छोड़ दी है कैरेक्टर्स से। ड्रिंक करवानी छोड़ दी है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मेरे कैरेक्टर्स कुछ भी बुरा कर रहे होते हैं। मतलब जस्ट कॉपी और सूरज बड़जाम क्या? हाँ, मतलब अब उनकी तो कहानी फैमिली की होती है ना, मेरी कहानियाँ होती हैं, मेरी मोस्टली कहानियाँ ही ऐसी होती हैं स्कैम की, कॉन की, कोई किसी को पागल बना रहा है, कोई स्कैम कर रहा है, कोई पैसे चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी कहानी है जिसमें गालियाँ हो सकती हैं, लेकिन अब मैं नहीं रखता। और दूसरी चीज़ मैं कुछ नहीं रखता जो है कि नॉन-वेज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि तो मैं नॉनवेज क्यों नहीं, मतलब रीज़न इज़ मैं प्रमोट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मारना चाहिए जानवरों को। किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ। और ये रूल किसने बनाया मेरे को बताना कि मुर्गा मारना अलाउड है और कोई एक ऐसी जाति का जानवर जानवर मारना अलाउड नहीं है, जो अलाउड नहीं है। मुर्गा मुर्गा कम इम्पोर्टेंट क्यों है? बकरा कम इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंस किसने रखी है? सही बात है। मतलब आप मुर्गे और बकरे को काट रहे हो। बेसिकली सर एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, जैसे शेर को तो मार के नहीं खा सकते ना, वहाँ पे मार के खा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जाएँगे, वो खुद उनका खाना बन जाएँगे। जिसको मार सकते हैं उसको मार के हम खा सकते हैं, हाँ, वो सही तो है। वो मतलब जिसको मार रहे हो बेचारा है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? हुँ। एक बेचारा, मतलब पता नहीं आप नॉन-वेज खाते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने आस-पास हर एक को इन्फ्लुएंस करता हूँ, यू टर्न वेजिटेरियन, मत खाओ मांस-वास। और मैंने तो 1-2 सीरीज़ में डायलॉग भी बुलवा दिया है
तो मेरी एक कहानी में हम लोग शूट कर रहे थे, अभी रिलीज होनी है। तो उसमें एक बंदा जाता है, तो लेडी पूछती है उससे, बिरयानी खाएंगे? तो जो इंस्पेक्टर होता है वो जवाब देता है, जरूर खाएंगे, लेकिन शुद्ध शाकाहारी। तो मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे उठाता रहता हूँ जिससे अपना मैसेज पुट अक्रॉस कर दूं, और ये आउट ऑफ द क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला है ताकि आप पॉडकास्ट में डालो और मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, जानवरों को मत मारो, खा लो घास फूस, सब्जियां दुनिया भर की है। सर आपसे आज हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन आंसर राउंड में ये रहेगा कि वन लाइन में एआई डिफाइंस योर जर्नी। एंड इट्स स्टिल गोइंग, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? मैं आपसे 20 साल बाद मिलूंगा, देन आई विल टेल यू द लाइन व्हिच डिफाइंस माय गोल। फ्रैंकली देयर इज नो लाइन। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है एआई सेगमेंट। Presenting AI segment. तो सर एआई से रिलेटेड सबसे पहला सवाल आपसे ये है, अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो फिल्म इंडस्ट्री एआई जो है बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री के लिए वरदान है या श्राप? कोर्स वरदान है। जैसे कैसे मैं करूँ? ऐसे कि अगर आप उसको यूज करना चाहते हो, उसको बहुत सारे यूजेस हैं। आप मतलब ऐसे कुछ शॉट्स हैं जो आपको लग रहा है कि नॉर्मल उसको शूट करने में बहुत पैसा है, बहुत वक्त जाएगा, है बहुत प्रिपरेशन जाएगी, वो एआई के थ्रू हो सकते हैं। और प्लानिंग में बहुत काम आता है एआई। मतलब अगर आपको एआई यूज करना आता हो तो एक फिल्म मेकर का बेस्ट फ्रेंड बन सकता है एआई, मुझे तो ऐसा लगता है। ऑल्दो मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बट आई डोंट कंसिडर इट कि ये कोई बुरी चीज आई है इंडस्ट्री में। तो मैं मेरा एक्चुअली नेक्स्ट सवाल भी आपसे यही था कि आज के डेट पे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, क्या सबको एआई सीखना चाहिए? 100% सीखना चाहिए। इसलिए नहीं, देखिए, अगर आपको किसी से काम निकलवाना है इंडस्ट्री में, तो एक डायरेक्टर को मैं ऐसा कोई डायरेक्टर होगा जिसको एक्टिंग की नॉलेज नहीं होगी और वो एक्टर से एक्टिंग निकलवाता है? नहीं होगा ना। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तेरी एक्टिंग अच्छी है या बुरी है, तो किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? बिकॉज़ मुझे कुछ तो जजमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। सेम डीओपी के लिए है कि मुझे समझ में आ रहा है फ्रेम अच्छा है कि बुरा है। इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि मुझे लोगों से काम निकलवाना है। सिर्फ डायरेक्टर का काम ही होता है लोगों से काम निकलवाना, अदरवाइज़ डायरेक्टर का क्या काम? एक्टर एक्टिंग करके जा रहा है, डीओपी कैमरा लगा के जा रहा है, लाइट वाला अपनी लाइट लगा रहा है, स्पॉट वाला चाय पिला रहा है। डायरेक्टर क्या कर रहा है? डायरेक्टर सबके टैलेंट यूज़ कर रहा है। तो उसी में से एक टैलेंट एआई वाले का है। तो आपको पता तो होना चाहिए क्या यूज़ करना है। ऐसा तो नहीं है कि एआई बस एक वर्ड है, आपको उसका वर्ल्ड पता होना चाहिए, ना कि सिर्फ वर्ड। सर एक राइटिंग से रिलेटेड सवाल है मेरा ये का, कि जैसे आपने बताया कि आप एक राइटर भी हैं, तो एआई क्या एज एक राइटर की तरह सोच सकता है, या एक राइटर जो आज के डेट पे कहानी लिखता है, जैसे आप लिखते हो कहानी, तो आपकी तरह एक एआई सोच सकता है, और क्या उसमें मदद मिलेगी या नहीं? सो आज की डेट में तो रिक्वायरमेंट आती है, तो लोग पूछते हैं कि वी नीड अ स्टोरी व्हिच इज़ रिटन बाय अ ह्यूमन। क्योंकि एआई अभी जहाँ पे है, वहाँ पे राइटिंग तो नहीं कर पा रहा है। राइटिंग तो बहुत ही बुरी करता है एआई, और बहुत सारे राइटर उससे राइटिंग करवा भी रहे हैं। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है जब तक इवॉल्व नहीं होता, तब तक राइटिंग ही ऐसी चीज़ है। सी अगर राइटर को भी यूज़ करना आता हो, तो एआई का अच्छा यूज़ कर सकता है। देखो, आप बैठे हो यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि समझ लो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन अगर मैंने एआई की हेल्प लेके लिखी है, तो स्क्रिप्ट तो मेरी हुई ना। हाँ, बिल्कुल। एआई को मैंने नहीं बोला कि चल अब स्क्रिप्ट लिख दे। मैंने एआई से हेल्प ले ली। ऑल्दो मैं नहीं लेता, बिकॉज़ मेरी लिमिटेड नॉलेज है अभी एआई की। बट स्टिल, जहाँ तक आप उसको हेल्प लेने के लिए यूज़ कर रहे हो, वो हर एक के लिए हेल्पफुल है। बिल्कुल, इवन द राइटर्स। हाँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका, आइडिया आपका, आपस राइटर से एक तरीके कहते हैं ना, ये एक आप ले रहे हो कि मैं मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अ, अगर असिस्टेंट राइटर होता है ना, असिस्टेंट राइटर कौन होता है? जो आपके साथ बैठता है, बाउंसिंग बोर्ड होता है आपका। आप उसको ये बोलते हो, वो कुछ और बोलता है, फिर आप ये बोलते हो, वो कुछ और बोलता है। बिल्कुल। तो अब बेसिकली क्या है कि आप एआई के साथ वो बाउंसिंग बोर्ड का काम ले सकते हो, कि क्या ये सही है? तो वो बता देगा। ऑल्दो अभी एआई में उतना ज्ञान नहीं आया है कि वो राइटिंग को उतना अच्छा मैंने एक्सपीरियंस नहीं देखा। मैंने बहुत सारी एआई रिटन स्क्रिप्ट्स बहुत सारे राइटर्स की देख ली है। अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, बट स्टिल बाउंसिंग बोर्ड के लिए ओके। ठीक है, तो दूसरा सवाल अब मेरा एआई से रिलेटेड ये है कि एआई की वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री का कौन-सा ऐसा डिपार्टमेंट है, जिसका कहते हैं ना, जो सबसे खतरे में, पैकअप हो जाएगा। अब इसका मतलब पैकअप हो जाएगा या हो रहा है या आने वाले समय में बहुत जल्द होने वाला डबिंग आर्टिस्ट। तो डबिंग आर्टिस्ट को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज़ बहुत ही
सी क्या है, एआई भी किसी चीज में अभी बहुत अच्छा, किसी चीज में रैकिंग बिहाइंड है। जैसे मैं बताया कि राइटिंग में भी थोड़ा पीछे है, बट डबिंग में जो एआई टूल्स है वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वो जॉब, छोटी मोटी डबिंग जो है। सी जॉब खाना इज नॉट अ क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी तो हमेशा आती रहेगी। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी कैसे बंद होगी? आज हम बोल सकते हैं कि एआई के बाद कुछ और नहीं आएगा, 100% कुछ और आएगा, उसका नाम कुछ और होगा। तो ह्यूमन जो रेस है पूरी की पूरी, वो टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट ही तो कर रही है। पहले लैंडलाइन था तो हम तार से बंधे रहते थे, अब मोबाइल है तो हम बाहर जाते हैं। कल को उंगली पे फोन आ गया तो हम ही होंगे वो जो कर रहे होंगे, बट यूज तो ह्यूमन ही करेगा। तो यूज करना आना चाहिए। जॉब खाना इज नॉट अ क्वेश्चन। आपने बोला, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि जॉब्स चली गई किसी कंपनी में एआई की, लेकिन फैक्ट ये है कि एआई की कंपनीज में तो जॉब लग रही है ना। ऐसे लोग तो डिमांड में आ रहे हैं जो एआई एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल। जॉब लॉस हो रहा है, अग्री, लेकिन वो एक टाइम पे जाके नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा लगेगा वी विल स्टार्ट टू लिव विद इट। जैसे कोरोना थी, वो गई थोड़ी ना है, कोरोना तो अभी भी है, लेकिन हम रह रहे हैं उसके साथ। तो अब एआई आया तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन हम रहना सीख लेंगे। ह्यूमन रेस तो अडेप्ट कर लेती है। बेसिकली मतलब ऐसा कि जिसने एआई को अडॉप्ट किया या जो एआई के साथ में चल रहा है, जो सीखते हुए चल रहा है, वो आने वाले समय में अपने आप को ये बैलेंस आउट कर लेगा। बट वैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आज के इंडस्ट्री में जिनको जो सीखना ही नहीं चाहते, जिनको लगता है यार नहीं एआई एआई सबके चक्कर में नहीं पड़ना, तो फिर उनका क्या होगा बेसिकली? मतलब उनको सीखना चाहिए। टेक्नोलॉजी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि फिल्म मेकिंग अल्टीमेटली हम इक्विपमेंट्स का ही खेल है। आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो ये क्या है, आसपास सारे इक्विपमेंट्स हैं, बिना उसके कुछ नहीं। और फिल्म मेकिंग विजुअल ऑडियो का मीडियम है, बाद में एडिट होता है, म्यूजिक आता है। अगर ध्यान से देखो तो हम टेक्निकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, उससे ही घिरा हुआ है ना हमारा पूरा का पूरा सर्कल। और उसमें एआई आया और उसको रूट जाओगे उससे कि नहीं हम बात नहीं कर रहे, हम नहीं सीखेंगे, चल नहीं सकता ना। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो कड़वा घूट जो है पीना पड़ेगा। ठीक है, तो सर एक एआई से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे कि अगर आज आपको 50 लाख का बजट और एआई टूल्स मिल जाए, तो आप किस तरह का फिल्म बनाना चाहेंगे? 50 लाख का बजट और एआई टूल्स, एआई टूल्स, एआई आपको एआई की भी पूरी मदद मिल जाए और साथ ही साथ 50 लाख रुपीज मिल जाए, तो आप किस तरह का फिल्म बनाना चाहेंगे? तो मैं फिल्म बनाना चाहूंगा मे बी मेरे डॉग की। मेरा डॉग मेरे बारे में क्या सोचता है, रिवर्स कर दूंगा मैं। क्योंकि मैं डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करने जाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मतलब जो एकदम से मेरे दिमाग में ये आया है कि वो भी तो एक फिल्म ही है, लेकिन हम नॉर्मल कैमरा से, नॉर्मल टेक्निक से कोशिश करेंगे तो शायद नहीं कर सकते। लेकिन अगर सोचिए कि मुझे जो मेरा डॉग है ऑडी, अगर मुझे उससे बुलवाना है, उससे कुछ सोचवाना है, उसका वर्ल्ड दिखाना है कि वो, उसके लिए वो गार्डन क्या है जिसमें रोज जाता है वो, उसका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे हम प्रैक्टिकली वेंचर आउट नहीं करते, यू नो वैसा मैं कुछ बनाना चाहूंगा रादर देन नॉर्मल कहानियां। नॉर्मल कहानियां लीव इट टू द ह्यूमंस एंड द कैमरास, बट एआई में कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो एनिमेशन भी ना हो और एकदम हमारा ह्यूमन स्टोरीज ना हो। अगर आउट एंड आउट एआई बनाना है, 85 लाख का बजट है, क्योंकि 50 लाख में तो आपका शूट ही नहीं होगा कुछ। तो दैट्स द आंसर। कि जो युवा फिल्म मेकर आज एआई से डर रहे हैं, उन्हें एआई को कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कोलैबोरेटर देखना चाहिए। कैसे? कैसे मतलब, सबसे पहले तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा भी स्टडी करोगे ना, आजकल हर जगह मटेरियल्स हैं। पहले ये देखो कि आपको यूज करना है, और किसी भी चीज का यूज है तो बेस्ट वे में कैसे कर सकते हो, उसके लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में एक्चुअली लोगों में कंफ्यूजन है कि एआई है क्या। कोई भी कुछ भी बोलता है, किसी को पता नहीं है एआई क्या है। अगर डेप्थ में घुसो देखो कि वो एक्चुअल उसका बेस्ट यूज केस क्या है, उसको अप्लाई करो। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो राइटिंग बेस्ट यूज केस है तो राइटिंग में अप्लाई करो। कुछ शॉर्ट्स जनरेटिव एआई करना है तो आप वो यूज करो, लेकिन पहले उसको स्टडी करो। एंड मुझे ऐसा लगता है बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए हर फिल्म मेकर को एआई को। इनफैक्ट फिल्म मेकर क्या, हर वर्किंग प्रोफेशनल को एआई की नॉलेज होनी ही चाहिए आज की डेट। ये सर तो बातें हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो कि है रैपिड फायर राउंड। Presenting rapid fire round. तो सवाल आपसे ये रहेगा
कि कमर्शियल सिनेमा या कंटेंट सिनेमा, कंटेंट चाहिए, स्क्रिप्ट और स्टार कास्ट, स्टार कास्ट, ओटीटी और थिएटर, ओटीटी, बॉलीवुड और इंग्लिश सिनेमा, बॉलीवुड, बिग बजट या स्मॉल बजट, मॉलो, नेचुरल एक्टिंग और मैथड, नेचुरल, वन टेक और मल्टीपल टेक्स, मल्टीपल टेक्स, मॉर्निंग शूट और नाइट शूट, मॉर्निंग शूट आउट, ड्रोन शॉट और क्लोज शॉट, क्लोज टॉक, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। यस दोनों ओटीटी जब से आया है तब से वो थिएटर्स ऑलमोस्ट जो है, मतलब थिएटर तो लोग जाना पसंद नहीं करते, या थिएटर तो कहते हैं ना कि फिल्में थिएटर पे ज़्यादा चल नहीं पाती, टिक नहीं पाती। तो क्या प्रभाव पड़ा है ओटीटी आने के बाद में थिएटर की जर्नी पर? सो ओटीटी तो कुछ भी नहीं है, ओटीटी इज सोफिस्टिकेटेड टेलीविजन। सबसे पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा, बात सिर्फ स्क्रीन की है। ओटीटी और टीवी दोनों कहाँ चलते हैं आज की डेट में लोगों के घरों में? स्क्रीन पे। हम पहले टीवी को बोलते थे स्मॉल स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन सच में स्मॉल होती है। आज की डेट में टीवी हो गए हैं मिनिमम 55 इंच के, किसी के घर में तो होम थिएटर है, बड़े बड़े टीवी। और अगर आप 6 फुट सामने आपकी दीवार है, आप उस पर देखो तो इक्विवेलेंट टू बिग स्क्रीन। तो ये चीज तो भूल ही जाओ कि मामला आप स्क्रीन का रहे। स्क्रीन का साइज क्या मामला नहीं है, मामला है स्पीड का। ओटीटी जो है वो स्लो स्लो बर्न होते हैं, उसमें स्टोरी टेलिंग थोड़ी स्लोइश होती है, उसका टेस्ट ही अलग है, वो दुनिया अलग है। सिनेमा अलग है, टीवी अलग है। इसकी ऑडियंस को भी एक तो हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हमारी ऑडियंस ने बांटी है, कौन टीवी देख रहा है हमें पता है। आप भी 15 फोन कॉल घुमाओ, यू विल गेट टू नो कि टीवी की ऑडियंस भी है, सिनेमा भी लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे। ओटीटी भी लोग देख रहे हैं और वर्टिकल भी लोग देख रहे हैं। अब जो वर्टिकल आया है वो भी देखा जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और कोई भी चीज इंडिया में फ्लॉप नहीं हो सकती। 150 करोड़ से ऊपर की आबादी है। अच्छी बात यही है, इंडिया बेस्ट पार्ट है एंटरटेनमेंट कि इतने लोग हैं कि आपके अभी तक 4 फॉर्मेट है, अगर 10 भी आ जाए तो भी कंज्यूम होते रहेंगे और एक साथ कुछ बंद नहीं होने वाला। सब को एग्जिस्ट करते हैं और सबकी स्टोरी टेलिंग, सबकी मार्केटिंग है। तो हमें कभी आप भी सब कुछ नहीं देखते हो। तो मेरे घर में मेरे इन लॉज हैं, उनके घर में टीवी चलता है, वो आज भी टीवी सीरियल्स की दुनिया में। खुद की मम्मी, हमारे घर पे टीवी देखा जाता है, देखा जाता है। तो ऐसे ऑडियंस है जो उसको लाइक करती है, और ऐसे लोग भी हैं जो हर हफ्ते आज भी फिल्म देखने जाते हैं, घूमते रहते हैं कौन सी बढ़िया फिल्म। हाँ है ऐसे भी तो ऑडियंस सबकी इंटैक्ट है और सबकी रहेगी। आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन डीएनए में स्टोरी टेलिंग है। मतलब सिर्फ हमारे ही कल्चर में है ना कि दादी बच्चों को कहानियां सुनाती थी, वो क्या है? स्टोरी टेलिंग ही है ना। बचपन से ही हम मतलब कहानी सुन रहे हैं। कहानी सुनते आ रहे हैं, सुलाने के लिए यहाँ बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। तो बच्चों के ना हमारे ब्लड में है कहानी सुनना। तो ये इंडियन डीएनए में इतना ज्यादा फैल चुका है कि हमारा जो एंटरटेनमेंट बिजनेस है ये खतरे में नहीं है। कितने भी फॉर्मेट्स आ जाएं, ऑडियंस रहेगी, डिमांड स्टोरी टेलिंग की रहेगी। एआई से भी डरने की जरूरत नहीं है, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के करो। और मुझे ऐसा लगता है कि सालों साल चलेगा। और अब तो मोबाइल से कंटेंट क्रिएशन हो रही होगी, स्टोरी टेलिंग का ही फॉर्म है ना। तो हम कंज्यूम करते रहेंगे, हम इंडियंस लव टू कंज्यूम स्टोरीज, वो चलता रहेगा। अगर आपको अपनी जिंदगी के डायरेक्टर्स चेयर पर एक सलाह लिखनी हो, जो हर नई फिल्म मेकर को रोज दिखाई, वो कौन सी सलाह लिखना चाहोगे? कि डोंट वरी अबाउट द कैमरा एंगल, फोकस ऑन द आर्टिस्ट एंड द स्टोरी। कैमरा, मैंने देखा है बहुत सारे डायरेक्टर्स कैमरा एंगल्स को चेज करते रहते हैं, और वो पार्टी नहीं, डायरेक्टर की जॉब का पार्टी नहीं। बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वो इंडिया के हों या हॉलीवुड के हों, वो कैमरे के पास भटकते भी नहीं। उनको नहीं परवाह कैमरा पे, उनको कहानी से मतलब है, कैरेक्टर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा डायरेक्टर कैमरा से दूर जाएगा, उतनी उसकी स्टोरी टेलिंग रिफाइन होती है। क्योंकि डायरेक्टर को एनर्जी 10 है, अब उसको उस 10 में से स्पेंड करना है कि एनर्जी कहाँ लगानी। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर स्पेंड देयर एनर्जीज ऑन शॉट्स, जबकि वो एनर्जी स्पेंड होनी चाहिए कंटेंट पे, आर्टिस्ट पे, कहानी पे। तो वो मेरी सलाह रहेगी सबको कि जितना आप कैमरा से दूर हो जाओ और आर्टिस्ट और कहानी के पास हो जाओगे, उतनी फिल्म मेकिंग रिफाइंड होती रहेगी। ऐसा मेरा मानना है पर्सनली, और मैं उसी के बेस पर डायरेक्शन
ठीक है सर, आखिरी में बस यही बोलना चाहूँगा कि हमारे शो पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मुझे भी, और आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आई आई होप कि जितने भी यंगस्टर्स ये देख रहे हैं, जो जिन्होंने भी सर की ये बातें सुनी हैं, उनको फॉलो करें, और जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, आप बस वो करते रहिए, एक ना एक दिन आप वो करोगे।